औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस में। आज हम फिज़िकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ फार्मेसी पढ़ेंगे। आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी से। तो हम कहते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल उस वक्त से किया जा रहा है जब से इंसान मौजूद है। इतनी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद ना होने की वजह से हम वेजिटेबल्स और मिनरल्स को ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि माजी में अगर किसी कबीले में कोई शख्स बीमार हो जाया करता था तो ऐसा माना जाता था कि इसे गॉड की तरफ से पनिशमेंट है और उसे उस ट्राइब से अलग कर दिया जाता था। वो लोग जिनके स्पिरिचुअल कनेक्शंस थे वो उन्हें ट्रीट कर रहे होते थे। एपोथेकेरी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उन तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो ड्रग को फार्मुलेट करते हैं और फिर डिस्पेंस करते हैं फिजिशियन, सर्जन्स एंड पेशेंट्स को। मॉडर्न फार्मासिस्ट, जिन्हें हम ब्रिटिश इंग्लिश में केमिस्ट भी कहते हैं, इस रोल को टेक ओवर कर चुके हैं और अब हम इन्हें फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं। लफ्ज़ फार्मेसी हम तक पहुंचा एक ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से। पहले जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती थी उनमें ज़्यादातर ड्रग्स बॉटनिकल ओरिजिन की हुआ करती थी। अलबत्ता मिनरल्स और एनिमल ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा होता था। इजिप्टियंस, जिन्हें हम वन ऑफ द पायनियर्स कहते हैं फार्मेसी के, वो मोर्टार एंड पेसल, हैंड मिल्स, सीव्स, बैलेंस का इस्तेमाल किया करते थे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म की कंपाउंडिंग में। जिन बॉटनिकल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था एज ए मेडिसिन उनमें एकेशिया, कैस्टर बीन और फेनिल शामिल है। और सॉल्वेंट्स के तौर पे जिन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे उनमें बियर, वाइन, मिल्क और हनी का इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त स्क्रीन पे हम सबसे पुरानी प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं जिसे प्रिजर्व किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में। आइए बात करते हैं साइंटिस्ट की। और जब हम फार्मेसी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस वक्त हम हिपोक्रेट्स की कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते। हिपोक्रेट्स इज़ ऑनर्ड बीइंग कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने रिसर्च एंड इनोवेशन का इस्तेमाल किया फार्मेसी और मेडिसिन में, और इन्होंने नॉलेज ऑफ फार्मेसी को प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी में कन्वर्ट करने में भरपूर मेहनत की। सेकेंड साइंटिस्ट हमारी नज़रों से जो गुजरते हैं वो क्लेडियस गैलन हैं। ही वॉज अ ग्रीक फार्मासिस्ट जिन्होंने फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फिर ड्रग की ट्रीटमेंट में रोल प्ले किया। और ही वॉज वंस कॉमनली रेफर्ड एज अ गैलेनिक फार्मेसी, जहाँ पर इन्होंने कोल्ड क्रीम्स बनाने के फार्मूलाज प्रिस्क्राइब किए थे। अगर हम साइंटिस्ट की लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं तो हम डायोस्कोराइड्स का नाम नहीं भूल सकते। ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट जिन्होंने बॉटनी को अप्लाइड साइंस के साथ, फार्मेसी के साथ कनेक्ट किया। डी मटीरिया मेडिका इज कंसिडर्ड एज अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल बॉटनी एंड दिस वॉज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ डायोस्कोराइड्स। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो विलियम शिले का नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हम ईयर्स पर गौर कर रहे हैं। 1742 से लेकर 1786 इनका लाइफ स्पेन था, जिसमें इन्होंने बेशुमार डिस्कवरीज की। इलेक्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टाटारिक एसिड और आर्सेनिक एसिड की डिस्कवरीज का क्रेडिट भी इसी साइंटिस्ट के पास है। He was the one who identified glycerin and invented new methods of preparation of calomel and benzoic acid, and also discovered oxygen air before Priestley। तो भरपूर काम किया साइंस में इस साइंटिस्ट ने। इसके बाद हम नाम पढ़ते हैं जर्मन फार्मासिस्ट का, फ्रेडरिच सटर्नर। ही वॉज द वन हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। देन combination of scientists Joseph Caventou and Joseph Pelletier, they combined showed their talent and isolated quinine and cinchonine from cinchona and strychnine and brucine from Nux vomica। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी रिसर्च से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और लोग आज भी इनकी रिसर्च से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग स्टैंडर्ड्स की। ड्रग फार्मुलेट हो गई तो ये लाजिम है कि किसी न किसी स्टैंडर्ड के ज़रिए उसे चेक किया जा रहा होगा, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा होगा, या फिर उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स लगाए जा रहे होंगे। इन स्टैंडर्ड्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मोनोग्राफ्स मौजूद हैं और ये मोनोग्राफ्स ऑफिशियल बुक्स में मौजूद होते हैं जिन्हें हम फार्माकोपियाज और फॉर्मुलरीज कहते हैं। बीइंग अ फर्स्ट ईयर फार्मेसी स्टूडेंट्स हमें ये नाम ज़रूर पता होना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ रहे होंगे। USP and NF monographs, Homeopathic Pharmacopoeia of the United States,
international pharmacopoeia, European pharmacopoeia, British pharmacopoeia and Japanese pharmacopoeia. There are some other pharmacopoeias, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने लेक्चर्स में उनका जिक्र ज़रूर करेंगे. ये बहुत ज़रूरी था कि पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ड्रग मैन्युफैक्चर की जा रही है, उन सबको एक पेज पर होना, एक जैसे स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करना, ताकि पाकिस्तान में अगर कोई पैरासीटामोल खाता है, या दुबई में कोई पैरासीटामोल खाता है, या अफगानिस्तान में कोई पैरासीटामोल खाता है, या चाइना में कोई पैरासीटामोल खाता है, तो उन्हें सेम एफिकेसी के साथ वो ड्रग मिल रही हो. तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट की गई जिन्हें हम ISO कहते हैं. ISO के मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, मगर फार्मास्यूटिकल्स में ISO 9000 और ISO 9004 इस्तेमाल किया जा रहा होता. आइए केस हम डिस्कस करते हैं डाईइथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग का. देयर वाज अ ड्रग सल्फेनिलमाइड जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं हुई थी. तो देयर वाज अ मैन्युफैक्चरर जिन्होंने इसे डाईइथाइलिन ग्लाइकोल में डिजॉल्व करके एलेक्सर बना के मार्केट किया. दिस वाज अ हाईली टॉक्सिक एजेंट जिसे हम एंटीफ्रीज सॉल्यूशंस में इस्तेमाल करते थे. जब तक ड्रग मार्केट से रिकॉल की जाती, तकरीबन 100 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे. जो ड्रग एक्ट 1938 में प्रेजेंट किया गया, उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी और टॉक्सिसिटी लेवल्स को डिफाइन करना ज़रूरी समझा. दुरम हम्फ्रे अमेंडमेंट ऑफ 1938 के एक्ट में 1952 में दुरम हम्फ्रे की जानिब से अमेंडमेंट की गई. इस अमेंडमेंट में ये साफ लफ्ज़ों में बताया गया कि द प्रिस्क्रिप्शंस फॉर लेजेंड ड्रग्स मे नॉट बी रीफिल्ड विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द प्रिस्क्राइबर. जब तक फिजिशियन या प्रिस्क्राइबर ये ना कहे कि ड्रग को रिफ़िल करना होगा, हम उन्हें रिफ़िल नहीं कर सकते. केफेवर हैरिस अमेंडमेंट, हम बात कर रहे हैं एक डिज़ास्टर की, एक ट्रेजेडी की. जो अ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल थैलिडोमाइड, जिसे रिकमेंड किया गया एज अ सेडेटिव एंड ट्रांसक्विलाइजर, और इसे यूरोप में ओवर द काउंटर मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा. ऐसा माना गया था कि थैलिडोमाइड रिप्लेस करेगा बारबोचुरेट्स को, और जो फ्रीक्वेंट डेथ्स हो रही थी और एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल बारबोचुरेट्स के ओवरडोजेज हो रहे थे, उन्हें रोका जाएगा. मगर यहाँ साइंस को एक डार्कर साइड देखनी पड़ी. एक हिस्ट्री क्रिएट हुई. जिन प्रेग्नेंट वुमेंस को थैलिडोमाइड दिया जा रहा था, उनके जो बेबीज़ बॉर्न हो रहे थे, उन्हें बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे थे, उन्हें फोकोमेलिया हो रहा था, उन्हें लिम्स इफेक्ट हो रहे थे उनके. Thousands of children were affected to various extents. Some were born with no arms, no legs, and other was partially 4 limbs. स्टॉप करना पड़ा मॉलिक्यूल को, और उसके बाद 1962 में केफेवर हैरिस अमेंडमेंट करनी पड़ी उस एक्ट में. फार्मेसी के मिशन की हम बात करते हैं. इस चैप्टर में क्या मिशन है फार्मेसी का, हम क्लियरली इसे याद रखने की कोशिश करते हैं. ये बुकिश टर्म्स हैं और हमें ये ज़रूर याद होनी चाहिए. द मिशन ऑफ फार्मेसी इज़ टू सर्व सोसाइटी एज द प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेडिकेशंस, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरापेटिक आउटकम. ये लाजिम है फार्मासिस्ट पे कि उसे ज़रूर मालूम हो कि वो रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट के थेरापेटिक आउटकम के लिए, जिसके लिए उसे जिस भी सतह पर जाना पड़े, ख्वाह वो नॉलेज है, वो दवा बनने का अमल है, या वो डिवाइस जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी बात की जा रही है, इन सब पर उसे भरपूर नॉलेज भी हासिल हो. और वो याद रखे कि उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो एक पेशेंट है. और हम एक जुमला हमेशा याद रखेंगे, देयर इज़ ऑलवेज अ पर्सन एट द एंड ऑफ आवर सप्लाई चेन. हमेशा आखिर में कोई एक शख्स मौजूद होता है, और वो शख्स हम भी हो सकते हैं, हमारा कोई अजीज़ भी हो सकता है, हमारा कोई अपना भी हो सकता है. लेक्चर नंबर 1 में हमने फार्मास्यूटिकल केयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था. तो कुछ क्वेश्चंस थे फार्मास्यूटिकल केयर पे कि फार्मास्यूटिकल केयर क्या होता है. आइए इसे हम डिफाइन करते हैं. फार्मास्यूटिकल केयर इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस विच इंटेल्स द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट विद द पेशेंट फॉर द पर्पस ऑफ केयरिंग फॉर दैट पेशेंट्स ड्रग रिलेटेड नीड्स. आसान लफ्ज़ों में जो भी हमने पढ़ा, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो फार्मासिस्ट का डायरेक्ट रिलेशन जो पेशेंट के साथ है, इस ब्रांच को हम फार्मास्यूटिकल केयर कहेंगे. सो दिस वाज चैप्टर नंबर 2. आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल किया. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 3 माइट बी पॉसिबल कि 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, और हमारा अगला टॉपिक होगा सॉल्यूशन. अगर आपको उस लेक्चर से कोई भी सवाल पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन 0333 2243 031. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.